बीजेपी आज जीत का ताना बाना बुन रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में हैं, होश में हैं, जीत का जश्न भी उनके पास है। और क्यों ना हो, जब इतनी बड़ी ताजपोशी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को दे दी है। ऐसी ही तैयारी दिल्ली से सटे हरियाणा में भी चल रही है। और हरियाणा में जीत कैसे नसीब होगी, आज मेरे साथ उसका ताना बाना बुनने वाले खास मेहमान मनोहर लाल खट्टर जी हैं। खट्टर साहब, आपका स्वागत है। हरियाणा बीजेपी के लिए इतना कभी उर्वरक नहीं रहा जितना इस चुनाव में आया है। क्या कारण मानते हैं, क्यों लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हो गए? इसके मिले जुले कई कारण हैं राजीव जी। पहला कारण है कि जनता पिछले यूपीए शासन से बहुत दुखी है, त्रस्त है जी। चाहे केंद्र के अंदर यूपी का शासन हो या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पिछले लगातार 10 साल से है। दोनों ही सरकारों का कुशासन ये जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जब कभी जनता इस प्रकार के फेज से निकलती है तो निश्चित रूप से विकल्प की ओर ध्यान करती है। अब बीजेपी विकल्प क्यों बनेगी? बीजेपी विकल्प बनी है माने हरियाणा में क्यों बनेगी? देश भर के अंदर जो आपने प्रश्न किया, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, उन सब योजनाओं को जब जनता ने नज़दीक से देखा है तो जनता को एक विश्वास हुआ है कि एक विकल्प के रूप में हमें अच्छी सरकार मिल रही है। और अच्छी सरकार ऐसी होगी जो हमारे भविष्य की सुधारेगी, हमें एक सुख चैन पहुँचाएगी। और तो जनता का जो विश्वास है, बीजेपी की जीत थी या नरेंद्र मोदी की जीत थी? इसको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एक बेस है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नेटवर्क है, अपनी एक विचारधारा है, अपना एक प्रोग्राम है। अब उसके ऊपर निश्चित रूप से विजन देने वाले एक नेता की जो पूर्ति की गई नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। मानते हैं आप नरेंद्र मोदी का चेहरा चमत्कारी चेहरा है? दोनों चीज़ों को मिला करके देखा जाए तो जनता का भरोसा बहुत अच्छा बना, जिसका ये परिणाम आया कि एनडीए के रूप में 335 सीटें। मोदी जी का चेहरा चमत्कारी चेहरा नहीं मानते आप? ऐसा मैंने नहीं कहा जी। मैंने ये कहा कि चमत्कार एक शब्द ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि केवल एक ही फैक्टर है। जी। मैं सोचता हूँ ये एक मिला जुला प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा, नरेंद्र भाई का एक विजन, बड़ा विजन है, खुला विजन है। मोदी जी की जगह कोई और चेहरा भी होता तो ऐसा ही चमत्कार रिजल्ट आते? ऐसा एक हाइपोथेटिकल प्रश्न के रूप का उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया है, उसके ऊपर जनता को विश्वास हुआ है। आप ये नहीं मान रहे ना कि इस चेहरे का फायदा हुआ, चमत्कारी चेहरा है? नहीं, ऐसा नहीं मैंने मान, इसका फायदा हुआ मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप जो शब्द कह रहे हैं चमत्कार, तो चमत्कार ऐसा एक शब्द है जिसके कारण से मैं ऐसा नहीं मानता कि भी कोई अनहोनी हो गई है। इससे पहले कब हुआ था ऐसा, जब बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में आ गई हो? अगर नहीं हुआ तो ये चमत्कार ही है ना बीजेपी के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक बढ़ती हुई गति, अपनी गति, उस गति के आधार पर बढ़ती नहीं, कारण है कुछ घटने के भी। लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियों का हम ध्यान करें, हमेशा बढ़ी है। जब भी कहीं घटी है तो उसके कुछ अन्य कारण रहे। उत्तर प्रदेश 73 सीट लेके आए हैं आप, 10 थी। उससे पहले 55 का रिकॉर्ड था कल्याण सिंह के टाइम में। आप कह रहे हैं बढ़े जा रही है बीजेपी। एक प्रदेश के नाते लोकसभा को नहीं आंकना चाहिए। वही कमोबेश वही स्थिति। लोकसभा, बड़े नेता खट्टर साहब ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, उसका अपना एक प्रभाव होता है, उसमें अच्छी सीटें लाना प्राथमिकता होती है। उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, हरियाणा का ही रिजल्ट देख लीजिए। आप हरियाणा प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा में हम जितनी बीजेपी सीटें जीत पाई हैं, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। नहीं, एक बार हम 10 सीटें पहले भी गठबंधन के अंदर आपको ध्यान में होगा 1999 के अंदर हम 10 की 10 सीटें जीते थे। जी। गठबंधन तो नहीं जीता ना आपका इस बार? नहीं, इस बार भी गठबंधन का अपना एक प्रभाव था। आपका गठबंधन जीता? गठबंधन का एक प्रभाव था। गठबंधन का अर्थ ये नहीं होता कि एक पार्टी की सीटें ना आए और दूसरी पार्टी की सब आ जाए तो गठबंधन का लाभ नहीं हुआ। गठबंधन का अपना लाभ हुआ है, गठबंधन की कोई हानि हमको नहीं हुई है। निश्चित रूप से एक पार्टी का परफॉर्मेंस कम रहा, अगर वो अच्छा होता तो शायद हम 10 की 10 सीटें जीत जाते। तो कुलदीप जी ने जो गठबंधन किया आपसे, उसका फायदा सिर्फ बीजेपी हुआ, कुलदीप की पार्टी को नहीं हुआ? कुलदीप की पार्टी को भी गठबंधन का लाभ हुआ, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें बन गई कि जिसके कारण से वो सीटें अपनी हार गए। कुछ अपनी उनकी नीति, जो नीति भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक बात की नीति पसंद नहीं थी, हम उनको कहा भी था कि आप जातिवाद को इतना तीव्र संज्ञा न दें जिसके कारण से आपको उसकी हानि हो जाए। वो उन्होंने शायद हमारी बात मानी नहीं है, जिसके कारण से उनको हानि हुई। 30,000 वोट से वो हारे हैं, एक बात। दूसरा, दोनों दल, इनेलो और हज का, ये कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के नाम का
क्योंकि हज को तो करना ही था, हमारी अलायंस पार्टनर थी, लेकिन इनेलो ने भी नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लिया। बाकी सीटों पर हम उसको ठीक कर पाए क्योंकि कमल के निशान के ऊपर नरेंद्र मोदी का अपना निशान है, इस नाते से जनता उसको जल्दी से समझ गई। वहाँ एक भ्रम की स्थिति बनी रही, जिस भ्रम के कारण से जो लोग नहीं समझ पाए वो कमल का निशान ही ढूंढते रहे। अगर मोदी साहब आते हिसार तो कुलदीप की जीत का उन्होंने एक संदेश दिया हमको कि मैं दोनों जगह नहीं जा पाऊंगा, आप उन दोनों कैंडिडेट्स को हमारे यहाँ बुला लीजिए। आप सच बताएंगे बादल जी ने नहीं रोका इस रैली को? नहीं, बादल जी का रैली रोकने में कोई काम नहीं है, लेकिन बादल जी ने जाकर के इनेलो को लाभ पहुंचाने के लिए हिसार के अंदर वो गए और जो उनको नहीं जाना चाहिए था। फिर भी आखिर तो जो एनडीए का अलायंस है, ये अलायंस जितना केंद्रीय स्तर के ऊपर उसकी पालना होती है, प्रदेशों में उसकी पालना नहीं उन्होंने करनी चाहिए थी। हम इसको ऐसा मानते हैं कि भी उन्होंने उस गठबंधन एनडीए की टूट नहीं है। कुल मिलाकर के प्रदेशों के अंदर पहले भी ऐसा होता रहा है। प्रदेश इस गठबंधन एनडीए के गठबंधन से बहुत बंधे हुए होते हैं। बादल जी के दबाव में बीजेपी आ गई और कुलदीप को हरवाने का काम बीजेपी नहीं, कोई दबाव नहीं कह रहा है। रेणुका बिश्नोई ने कहा आपने विश्वासघात किया है, बीजेपी ने विश्वासघात किया है, ये रेणुका बिश्नोई जी का आरोप है और आप भी जानते हैं। हारने के बाद आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। अगर ये उनकी जीत हो जाती तो ये आरोप सब खत्म हो जाते। अब वो हारे हैं, उसका आरोप क्योंकि आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो मैं चाचा कहता। जीत जाते तो आरोप क्यों लगाते? आपने हरवाया है, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं कहता हूँ हमने क्यों हरवाया, हमारे हरवाने का कोई कारण बनता नहीं है। हमने अपने गठबंधन के नाते हमारे सारे बादल जी के दबाव में कहते तो नहीं सारे वो बादल जी के दबाव में हम क्यों आएंगे? बादल जी खुद वहां जा सकते हैं, वो गए, लेकिन हम उनका दबाव मानेंगे और हम हरवाएंगे? क्यों हरवाएंगे? हमने हरवाने का कोई काम नहीं करना। हमने गठबंधन धर्म के नाते से उनको वहां बुलवाया, जज्जर रैली में बुलवाया, उनके कैंडिडेट वहां आए सुशील इंदौरा, और स्वयं अगर वो नहीं आया अपने कारकों के कारण से तो उन्होंने कहा कि मैं आज किसी कारण से आ नहीं सकता हूं। उनका नाम लेकर के उनके ट्रैक्टर निशान का यानी उल्लेख करते हुए उन्हें अपील की कि हमारा गठबंधन हज का भाजपा 10 सीटें लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर। कह रहे हैं आपने गठबंधन धर्म निभाया। हाँ। ये कैसा गठबंधन है जिसमें गांठें ही गांठें दिख रही? नहीं, अभी गांठों का ये है कि चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा का विषय आया, गांठों का विषय नहीं है, समीक्षा का विषय आया। कुछ अपने नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस समीक्षा के बाद एक सुझाव दिया कि अभी हमको इस गठबंधन के बजाय स्वयं लड़ना चाहिए या इस गठबंधन की समीक्षा करनी चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। एक मत ऐसा भी है कि नहीं, जैसा है वैसा भी रहना चाहिए। तो अंततः ये सारी बातें हमने, आपका मत क्या है? ये व्यक्तिगत मत का विषय नहीं है जी। कुल मिलाकर सब मत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से केंद्र में भेज दिए गए हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जल्दी मीटिंग होने वाली है, जल्दी गठबंधन टूट जाएगा। पार्लियामेंट की बैठक होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा उनका निर्णय सिरोधार्य होगा। आप लोगों का कोई निर्णय नहीं है? हमारा निर्णय नहीं होता, निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, विचार विमर्श किए जाते हैं, समीक्षा होती है, उस नाते से पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। आप कट्टर हैं कि ये गठबंधन चलता रहे? मेरा इसमें व्यक्तिगत विषय नहीं है। जो व्यक्तिगत विषय जो होता है वो पार्टी के अंदर बताया जाता है, पार्टी के अंदर बताया जाता है, मीडिया के माध्यम से जनता को व्यक्तिगत विचार बताने की। आपके लिए ये जन तक नहीं, हमारी आपकी बात पहुंचाएंगे। हमारी तो अपने उन नेताओं को भी हमने तो कम से कम मैंने तो ये कहा है कि इस प्रकार के व्यक्तिगत विचार बाहर नहीं देने चाहिए, मीडिया को नहीं देने चाहिए, पार्टी के अंदर बताने चाहिए। अब कुछ हमारे नेता ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से बार बोलते हैं। अनिल विज जी की तरफ मैं कम से कम संगठन का आदमी हूँ, संगठन के नाते अनिल विज की तरफ इशारा कर, मैं किसी इशारा नहीं कर रहा। अनिल विज जी तो बयान दे देते हैं, लंगड़े घोड़े पे दांव नहीं खेलेंगे, एक कहावत के साथ नहीं चलेंगे। उन्होंने स्वयं माना है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। कहावत के रूप में कभी कभी कहावत ऐसी होती है, उस कहावत को बोलने का कोई व्यक्तिगत यानी कोई उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। एक सामान्य कहावत है, तो सामान्य कहावत के रूप में उन्होंने कहा, उसको व्यक्ति रूप से ले। कहावत उपयोग करते तो बीजेपी को बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं है, कहावतें सब पार्टियों के लोग आपस में करते हैं, देते हैं, उसको सहज ढंग से लेना चाहिए, उसका कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। एक कहावत मोदी जी के बारे में भी हरियाणा में कही गई थी। मैं कहता हूँ कहावतें बहुत आती हैं, उन कहावतों को व्यक्तिगत रूप से बंदी कर दी, सड़क जाम करने तक की बात कह दी। मेरा तो ये कहना है कि उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। व्यक्तिगत बातें यानी इस कहावतों को इस रूप में नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे थे मोदी जी का चेहरा आगे आ गया था, भले उससे चमत्कार नहीं हुआ हो। नहीं, चमत्कार हमारे रिजल्ट में तो है ही है, लेकिन उसका एक कारण नहीं है। मैंने ये कहा कारण सब मिला करके हमारा रिजल्ट चमत्कारी है। मतलब उन चमत्कारी रिजल्ट में, परिणाम में मोदी जी का चेहरा भी एक फैक्टर है, मानते हैं आप? हाँ। ये फैक्टर हरियाणा से गायब
नहीं, कोई गायब नहीं है। हरियाणा में ही आखिर हमने 7 सीटें जीती हैं जी। इस गठबंधन ने, और अच्छे मार्जिन से जीती हैं। हमारी एक सीट ऐसी है, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा के लिए पूछ रहा हूँ। उनके आपके जो पास अब कोई चेहरा नहीं है जो चमत्कार जिसके दाम पे कर पाएगा। ऐसा विषय हर बार चमत्कार से ही होता है, ऐसा नहीं है। पार्टी की अपनी नीति होती है, पार्टी का अपना प्रोग्राम होता है, और जब कभी कोई व्यक्ति तय हो जाता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको तय करता है, फिर उस व्यक्ति के बारे में विषय आता है। हरियाणा के विजन बारे क्या में भी है, चिंतन चल रहा है कि कोई चेहरा आएगा। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड चिंतन कर रहा है, निर्णय जैसा करेंगे वैसा ठीक। आप मांग करते हैं कि चेहरे के सहारे जाके जीत आसान होती? ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी चेहरा प्रकट करने से अच्छा होता है, कभी नहीं करने से होता। मतलब जैसी अपनी राजनीति दिखे वैसी चला लो। रणनीति का विषय है, राजनीति नहीं। मतलब प्रधानमंत्री चुनने का देश को हक है, मुख्यमंत्री चुनने का नहीं, हरियाणा को हक नहीं। प्रधानमंत्री चुनने के हक का विषय नहीं जी। है, चेहरा प्रकट करना ही रणनीति का विषय है। प्रधानमंत्री सीधा सीधा चुनना था चेहरे का मतलब। पार्टी चुनती है, पहले चुने या बाद में चुने, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई? रणनीति होती है, कभी फर्क पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप मानते हैं? मेरा कहना कभी हरियाणा पड़ा, में अगर चेहरा नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा? अभी विचाराधीन है, हो सकता है चेहरा, विचाराधीन है। एक चेहरा मेरे सामने बैठा है, विचाराधीन सब बातें पार्टी की एक विचाराधीन है। चेहरा मुख्यमंत्री का मेरे सामने बैठा हुआ है। ऐसा कभी विषय नहीं आया कि भी हाँ कोई चेहरा जो सामने बैठा वही प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ये पार्टी की रणनीति का आपके विषय नाम होता की चर्चा नहीं चल रही? है। अपने जो कार्यकर्ता हैं वो किसी के भी नाम को चला सकते हैं, चल रही है आपके नाम की? किसी के नाम को चला सकते हैं। जिम्मेदारी के लिए तैयार है आप? जिम्मेदारी पार्टी तय करती है, जब पार्टी तय करेगी तो जब भी पार्टी ने कोई काम दिया उस काम को हमने संभाला है, और हम तो एक मान्यता रखते हैं किसी भी कार्यकर्ता को पीर बवर्ची भिश्ती खर कोई दायित्व मिल जाए उसको निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं? कोई भी दायित्व होगा, यानी एक मजदूर से लेकर के और एक राजा तक किसी प्रकार के दायित्व को कार्यकर्ता को किसी को मिले सबको तैयार रहना चाहिए, उसमें मैं अलग नहीं हूँ। खट्टर साहब, क्यों आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, नहीं चाहते? कार्यकर्ता अगर चाहेंगे, पार्टी अगर तय करेगी। कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मैं स्वयं अपनी कभी इस इच्छा को रख करके आगे नहीं चल रहा। एक दायित्व के नाते पार्टी कोई दायित्व देगी वो हमारे लिए सिर उधारे है। और इसके लिए आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं? नहीं कर रहा, कोई जोड़ तोड़ करने का कोई विषय नहीं। चले जाते हैं रोज आप? कोई विषय नहीं, दिल्ली मेरा निवास है, और दिल्ली निवास होने के नाते से मेरा, क्योंकि केंद्रीय कार्य समिति के अंदर उस नाते से मेरे कुछ दायित्व रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चुनाव के समय भी, उस समय जो चुनाव की समितियां गठित हुई, उस एक समिति का मेरे पास सीधा दायित्व था। करीबी है मोदी जी के, हमारे संबंध उस समय से हैं जब नरेंद्र मोदी और हम इकट्ठे हरियाणा में काम करते हैं। 6 साल हमने इकट्ठे काम किया है। स्वाभाविक मिलेगा आपको सीएम कुर्सी तक पहुंचने में? इसका कोई लाभ ना कभी चाहा है, और ना नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत है कि इस प्रकार के संबंधों का लाभ किसी को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी सीधा साधा उनका एक विषय होता है, जो कार्यकर्ता ठीक से निभा सकता है उसका निर्णय करना चाहिए। सबसे ठीक आप लगते हो उन्हें? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ठीक लगता हूँ? कोई भी ठीक लग सकता है, और उन्हीं को ठीक लगना जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सब लोग मिलकर के फैसला करेंगे, जो करेंगे वो सिर उधारे। आडवाणी जी की भी सुनी जाएगी? आडवाणी जी भी उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में है। पर आपके नए नवेले सांसद अश्विनी मिन्ना जी कहते हैं अब आडवाणी जी का पार्टी में कोई कद ही नहीं। ये सबके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, ऐसा विषय है भी नहीं, कहना नहीं चाहिए। आडवाणी जी हमारे एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक रहे हैं, आज भी हैं, और आज भी जब भी कोई रणनीति की बात आती है, पार्टी की नीतियों का विषय आता, सबसे पहले आडवाणी जी क्या कहेंगे उसको देखा जाता है। आडवाणी जी का क्या कद है? आडवाणी जी की क्या सीमाएं हैं? आडवाणी जी आगे कैसी रणनीति बनाते हैं, या खुद ही कहीं छुप जाते हैं? इन विषयों पर भी जानकारी लेंगे खट्टर साहब से, लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे कि क्यों अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं खट्टर साहब। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी राजनीति।